जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए समझते हैं रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण जो युग्म होता है बच्चे, ठीक है, ये दो रैखिक समीकरणों का यानी जोड़ा होता है, तभी तो युग्म बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे रैखिक समीकरण है क्या। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। ठीक है, देखिए ये रैखिक समीकरण का एक बेटा व्यापक रूप दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अच्छा मैम जी इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो x है ये y है, ठीक है, ये दिए हैं चर, ठीक है, ये दो चर दिए हुए हैं x और y। इसी तरह जरूरी नहीं है कि हर समीकरण में x y ही हो, mn भी हो सकता है, pq भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी दो चर तो रहने वाले हैं। इन समीकरणों में दो चर रहने वाले हैं। अब फिर रैखिक का मतलब क्या है? रैखिक में क्या होता है, चर की जो घात होती है वो अधिकतम एक ही होती है, यानी कहने का मतलब चर की जो घात होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो x और y की घात हम देखेंगे तो एक हो जाएगा, और जो आगे है ये क्या बेटा, ये अचर पद है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हर समीकरण में बदल सकता है। क्या पता है यहाँ पे क्या आ जाए, जैसे हम 3x प्लस 2y और प्लस 6 लिख ले बराबर 0। अब इसकी जगह पर, इनकी जगह पर, ये यानी पद जो है इनके साथ जो अचर संख्या लगी ये बदलती जा सकती है। ठीक है, जैसे मान लो 4 हो गया, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस भी, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर जगह प्लस ही हो। ये भी हमारा समीकरण बन गया, लेकिन सब जगह एक्स वाई है, और एक्स वाई की जगह पर एम एन और पी क्यू या कुछ भी इस तरह का आ जाए तो घबराइएगा मत। ठीक है, सिर्फ इसमें आपको देखना है दो चर होने चाहिए और उनकी घात है वो अधिकतम से अधिकतम एक ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा घात भी नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब बच्चे एक बात बताइए, ये समीकरण क्या होता है? ये तो मैम जी आप तो बता रहे थे अभी, आप फिर पूछने लग गए समीकरण क्या होता है। मेन मुद्दा है समीकरण होता क्या है। ठीक है, देखिए हम एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं। एक छोटा सा हम समीकरण ले रहे हैं, x प्लस वाई बराबर, हमने 8 ले लिया। ये जो समीकरण होता है ना कहीं बेटा ग्राफ में एक रास्ता बनाता हुआ चलेगा, यानी ये रास्ता है, अनेक बिंदुओं का रास्ता है। कैसे? अभी हम एक समीकरण लेते हैं x प्लस वाई बराबर 8, और इस समीकरण को ना बेटा हम दर्शाएंगे कि ये कैसे एक ग्राफ में एक सरल रेखा के रूप में जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके लिए पहले हम इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट मानेंगे। ठीक है, देखिए ये जो देखिए जो ये समीकरण होता है ना, ये एक रास्ता होता है, एक पथ होता है, कई सारे बिंदुओं से जाती हुई एक सरल रेखा का। ठीक है, चलो अच्छा इसे प्रूव करते हैं कैसे। जैसे देखिए अगर हम x बराबर 2 मान लें, ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा, यानी 2 में क्या जोड़ दे कि 8 आएगा, 6 आएगा, है ना बच्चे। अब देखना अगर हम x को 6 मान लें तो y कितना आएगा, y 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम बहुत सारे बिंदु निकल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे। 5 अगर x बराबर हम 5 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी तरह हम x बराबर हम कितना मान लें, 0 मान लेंगे तो y बराबर 8 आ जाएगा, बहुत सारे निकलेंगे। y बराबर अगर हम 0 मान लिए तो x बराबर 8 आ जाएगा, इस तरह बहुत सारे। कोई भी एक चर रैखिक समीकरण दिया गया, यानी नहीं एक अगर कोई भी एक ही रैखिक समीकरण दिया गया तो उसके बहुत सारे जो एक्स वाई के मान निकल सकते हैं। लेकिन जब दो रैखिक समीकरण होंगे ना तो उन दोनों रैखिक समीकरणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, यानी जो दोनों से कट रहा होता है एक ही जगह पर, वो उनका हल होता है। ठीक है, ऐसे सारे पॉइंट्स उनके हल नहीं होते हैं दो समीकरणों के। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए इसमें हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये है बेटा एक्स अक्ष, पड़ी हुई लाइन, और खड़ी हुई लाइन वाई अक्ष। ठीक है, और इस साइड की तरफ हमें माइनस की संख्या लिखी जाती है और इस साइड की, यहाँ पे देखिए या तो सभी प्लस का है। ठीक है, तो हम प्लस की इधर ही रह गए, इधर और इधर। ठीक है,
तो हम एक काम करते हैं, जितना हमें जरूरत है उतने तक के हम पॉइंट्स दर्शा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इधर भी हम कुछ इस तरह हम दर्शा लेंगे। अरे पहला देखो, पहला जो पॉइंट होता है वो देखिए, जैसे 2 लिखा है तो वो x की अक्ष तरफ, जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो y अक्ष की तरफ, पहले में जो लिखा है x की अक्ष तरफ, दूसरे में जो लिखा है y अक्ष की तरफ। समझ में आया? अब देखिए 2 है तो 2 हम पहले x अक्ष की तरफ, ये यहाँ पे है, और 6 जो है यहाँ पे है ये। इन दोनों को ऐसे धीरे धीरे से ऐसे मिलाएंगे, लाइन नहीं खींचना, अगर ऐसे ऐसे मिलाएंगे, इधर से ये ले आएंगे, इधर से ये, तो ये पॉइंट यहाँ पे कुछ मिलता है 2,6। अब ध्यान दीजिए 6 और 2 कहाँ मिलता है? 6 इस बार हमें x की तरफ देखना है। इस बार हम देखिए 6 जो है x अक्ष की तरफ देखेंगे और y की तरफ हम 2 देखेंगे इस तरह कुछ। तो ये हमारा बिंदु यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये बेटा जो बिंदु निकल रहे हैं ये निर्देशांक इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। x और y तो कहाँ पे मिलेगा? देखिए 0 x की तरफ 0, y की तरफ 8। कहीं पे बेटा इसको और बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे कहीं मिलेगा, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, 0,8 यहाँ पे मिलेगा और 8,0 इधर मिलेगा इस तरह। अब देखिए यहाँ से एक हम पटरी से, जो भी आपके पास स्केल होती है उसी में से आप सीधा सीधा ऐसे रखिएगा, सारे पॉइंट्स एक लाइन पे मिलते हैं। देखिए हमारे पास तो है, कोई पटरी तो है नहीं बेटा, ठीक है, तो सीधी लाइन नहीं निकल रही है। तो ये देखिए ये क्या बन गई? एक सीधी रेखा बनी। तो इससे जाहिर होता है कि जो रैखिक समीकरण है उसका जो ग्राफ होगा एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, चाहे इधर को सीधी जाए चाहे इधर को जाए, सीधी आएगी, कुछ इस प्रकार से नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अब ये तो रहा एक ही समीकरण। अगर 2 समीकरण आ जाते तो अब उसको क्या पता किस तरह ग्राफ बनता। मान लीजिए दूसरा समीकरण ऐसे जा रहा है तो उन दोनों का जो हल होगा ये वाला पॉइंट माना जाएगा, अगर 2 समीकरण है तब। ठीक है, नहीं बाकी इनके तो बिंदु बहुत सारे हैं। हल यहाँ से कुछ इस प्रकार निकलेगा। ठीक है, 2 समीकरण है तो उसका जहां पे वो दोनों मिले वहां पे उसका हल हो जाएगा। अगर सब जगह मिल रहे हैं यानी रेखाएं संपाती तो बहुत सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, इसको समझेंगे अगले कॉन्सेप्ट में अभी। ठीक है, ये समझ में आया? तो अब आगे समझते हैं, जब अगर 2 समीकरण आ जाए तो उनको बिना ग्राफ बनाए, ठीक, ग्राफ उनको नहीं बनाना, फिर भी हम पता कर सकते हैं उनका हल कैसे होगा और उनके जो ग्राफ होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, जो हमारे पास 2 समीकरण दिए हुए हैं, अब इन समीकरणों को हम ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करेंगे ये पहले हम सीखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे कैसे ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों पहले एक बात बताइए, आप इनके निर्देशांक निकालना जानते कि नहीं? नहीं जानते तो देखिए पहले हमें इनके बेटे निर्देशांक निकालने हैं। पहले एक हमें इस तरह एक समीकरण ले लेंगे, ठीक है, और इसमें बारी बारी से इसके निर्देशांक निकालेंगे। इसको पहले हम ये पहला समीकरण लेंगे, x प्लस वाई बराबर 10 के लिए निर्देशांक निकालने हैं बच्चे। एकदम आसान है। पहले यहाँ पे हम एक्स वाई लिख लेंगे। अब ध्यान देना, अगर बेटा हम यहाँ पे, ठीक है, x बराबर 0 मान लें तो y बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और अगर हम y बराबर 0 मान ले तो x बराबर 10 निकल आएगा। ना समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे रखना है बारी बारी से। मान लो 0 हमने रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया तो खत्म हो गया, तो y बराबर 10 ही तो आ गया है ना। और अगर हमने y बराबर 0 रख लिया तो ये खत्म, तो x बराबर 10 आ गया है ना। तो ये हमारे निर्देशांक निकले। इसी तरह हमें दूसरे समीकरण के भी निर्देशांक निकालने हैं। तो चलो हम लेते हैं दूसरा समीकरण, x माइनस वाई बराबर 4 के लिए निर्देशांक हम निकालेंगे बच्चे। ठीक है,
और अच्छा, आप सोच रहे हो मैम जी कुछ भी अपने मन से मान ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। ये आप भी कर सकते हैं, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं और x की जगह पर रखो या y की जगह पर। अगर y की जगह पर रखेंगे तो x का मान निकल आएगा और अगर x की जगह पर रख रहे हैं तो y का मान निकल आएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए इधर, अब जो है हम यहाँ पे इसके लिए एक फिर बनाएंगे, इस तरह डिब्बा सा बना लेंगे। बढ़िया ये लिखने का तरीका होता है, x और y लिखिए। अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर हम x पर, ठीक है, अगर देखिए बच्चे यहाँ पर हम x बराबर कुछ भी मान लो 6 रख ले लेते हैं। ठीक है, x बराबर हम 6 रख लिए तो y बराबर कितना आ जाएगा, यानी 6 में से हम क्या घटा दें कि 4 आ जाए, 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसी तरह, ठीक है, अब एक और हमें निर्देशांक निकालने हैं, कम से कम 2 निर्देशांक निकालने पड़ते हैं हर एक समीकरण के लिए, कम से कम 2 निर्देशांक होने चाहिए। अब मान लीजिए x बराबर हम 8 रख लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से क्या घटा दें, 4 आ जाए। ठीक है, तो 4 ही घटाना पड़ेगा, या तो आप इधर रख के कर लीजिएगा। अब चलो हमारे पास जब निर्देशांक निकला, इसके निर्देशांक निकले 6,2 और 8,4, ये निर्देशांक निकले बच्चे। अब हमें इसको ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, ये कार्तीय तल तो आप जानते ही है ना, ये पड़ी हुई लाइन x अक्ष होती है, ये खड़ी हुई लाइन y अक्ष होती है। ठीक है, और इधर ऋणात्मक की संख्या, इसी साइड की तरफ ऋणात्मक और इधर प्लस की संख्या रहेंगी। अब वैसे देखिए हमारा तो सभी प्लस के रूप में है ना, 10 इधर भी है, कोई भी ऋणात्मक संख्या आई नहीं तो इधर तो कुछ भी नहीं बनाना, हमें इधर ही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ज्यादा से बड़ी संख्या 10 है। एक काम कर लेते हैं बच्चे, ये सभी दो दो के फेज में आ रहे हैं सभी, यानी 2 के उसमें ये भी आ जाएगा, पहाड़े में 2 ये भी आ जाएगा, 2 के पहाड़े में ये भी आ जाएगा, 2 यानी 2 2 का हम यूनिट ले लेते हैं इस तरह, 4 6। ध्यान दीजिए इन निर्देशांकों को बेटा हम यहाँ पे सर्च करेंगे कहाँ पे है, फिर उनसे लाइनें बनाएंगे। जैसे देखिए पहले समीकरण के लिए जो निर्देशांक है 0,10 और 10,0, 0,10, ये ध्यान दीजिए पहला वाला x होता है, ये y होता है, ये x और ये y। ठीक है, तो यानी x की तरफ 0 है, यानी x की तरफ तो जाना ही नहीं है, y की तरफ 10 है, तो ये बिंदु हमारा यहाँ पे मिलेगा 0,10, आपको इस तरह लिख भी लेना है। और एक बिंदु है 10,0, ठीक है, ये इधर मिलेगा x अक्ष की तरफ, यहाँ से एक लाइन चली जाएगी, एक लाइन आप बेटा ऐसे खींच लीजिए। ठीक है, ये लाइन थी हमारी x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। अब दूसरी लाइन जो हमारी है x माइनस वाई बराबर 4 के लिए, 6,2 जो है इसके निर्देशांक निकले और 8,4। समझ रहा है, समझ रहे हो ना बच्चे, बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान दीजिए इधर 6,2 हमारा कहाँ पे निकलेगा, 6 जो है ये है और 2 बच्चे इस साइड हमें लेना पड़ेगा। ऐसे आप ऐसे यहाँ से लाइन मत खींच दीजिएगा, इनके पहले बिंदु देखने हमारे, एक बिंदु हमारा ये यहाँ पे आया जो 6,2 है। दूसरा बिंदु कौन है, 8,4। ठीक है, 8 जो है x की अक्ष की तरफ देखेंगे ये है, ठीक है, और 4 ये है, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, अब ये जो 2 बिंदु हैं इन्हीं से पटरी से बेटा लाइन खींचोगे ना, ऐसा सीधे आप, ये दोनों सीधे में मिलने चाहिए, आप लाइन चाहे जहां जाए हमारी। ठीक है, हम कुछ इस प्रकार से इसको खींचेंगे। अब देखो ये जो पहली लाइन थी ये यहाँ पे क्या था, 8,4 ये बिंदु था, और जो हमारी पहली लाइन थी वो कौन सी लाइन थी, x प्लस वाई बराबर 10 के समीकरण के लिए। जो दूसरी लाइन गई है x माइनस वाई बराबर 4 के लिए।
अब देखिए इन समीकरणों का हल कहाँ पे है। अब बच्चे लोग ध्यान दीजिए, जहां पे भी इन समीकरणों का जो ग्राफ है यानी जो लाइनें हैं एक दूसरे को टच करती है ना, तो वही उनका हल होता है। यानी कहने का मतलब वहीं पर उनके शून्य निकलते हैं, एक्स वाई का मान निकलता है। अब ध्यान दीजिए, ये है बेटवा, ठीक है, ये यहाँ पे मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष की तरफ ऐसे अगर लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 7 ही तो हो सकता है ना। क्या होगा, इस इन दोनों के बीच में 6 और 8 के बीच में 7 होगा। और इधर ध्यान दीजिए, अगर इसको इस साइड की तरफ लाएंगे, हम इस साइड की तरफ लाएंगे तो यहाँ पे 3 हो सकता है ना। तो अब देखिए, पहले एक्स अक्ष को आगे लिखेंगे हम। एक्स अक्ष का की तरफ क्या है, 7 से ऐसे मिल रहा है, इधर 3 से मिल रहा है, तो यानी जो हमारा हल निकलेगा वो 7, 3, यानी x बराबर कितना हल निकला 7 और y बराबर कितना निकला 3। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। पहले कोई भी हमें सवाल दिया गया हो तो पहले हमें उसका समीकरण बनाना है। जो ही समीकरण बन जाए उसे फिर अगर ग्राफी विधि से बोला गया है तो उन समीकरणों के हम कम से कम दो निर्देशांक निकाल लेंगे, फिर उसको इसमें दर्शाएंगे, उन समीकरणों को दर्शाएंगे और जहां पे भी वो कट जाए वही उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये तो रहा बेटा ग्राफी विधि से। मान लो ग्राफी ना दिया गया हो, ठीक है, ग्राफ से ना दिया गया हो, ना ही आपको विलोपन ना ही प्रतिस्थापन, फिर भी कैसे हम जानेंगे कि ये रेखाएं कैसी हैं, इनका हल कैसा होगा। चलिए हम इसमें से देखेंगे a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान ये इसकी मदद से हम जानेंगे, इसकी मदद से जानेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, उनका हल कैसा आएगा। ये आप समझिए, इन दो समीकरणों को बिना ग्राफ बनाए हम कैसे पता करेंगे इनका ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां से हम एक सूत्र निकलेगा, हमको सूत्र का मतलब इनका जो अनुपात होता है अचर पदों का, ये जो अचर पदों का अनुपात होता है इन्हीं के माध्यम से हम चेक करेंगे, जैसे a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 को पता करके। अच्छा, ये कैसे बता दीजिए हमको। देखिए, अगर a1 अपान a2, पहला केस क्या बोलता है, देखिए इसमें फर्स्ट केस क्या है, अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, ठीक है, यानी बराबर, पहला केस देखिए, यानी प्रथम स्थिति क्या होगी, अगर a1 अपान a2 बराबर में नहीं है b1 अपान b2 की, ठीक है, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो इसका मतलब जो रेखाएं होंगी वो कैसी रेखाएं होंगी, वो प्रतिच्छेदी होंगी। अच्छा, अभी इनका एक एक उदाहरण हम दे देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। और एक बात याद रखिए, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, यानी कहने का मतलब जो रेखा बनेगी, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार बनेगी बच्चे, जैसे ये एक रेखा गई और एक रेखा इधर से गई, इनको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। ठीक है, ये रेखाएं गई, एक दूसरे को काट रही हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखा सिर्फ एक ही जगह पे काटेगी। अब जब एक ही जगह पर उन लोगों को काटेगी, जब एक ही जगह पर प्रतिच्छेदी रेखा काटेगी तो इसका मतलब एक ही शून्यंक निकलेगा। जितने जगह पे काटे उतने शून्यंक होते, हमने बताया था ना पहले। तो अब एक ही जगह पर काटेगी तो इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखा में एक ही हल भी होगा, एक हल होगा। इसको आद्वितीय हल भी कहते हैं। आद्वितीय का मतलब आद्वितीय यानी दूसरा कोई नहीं हो सकता, सिर्फ एक हल होगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, एक ही हल होगा और जिसके कम से कम एक हल निकल आए तो वो समीकरण आपस में क्या होते हैं, सुसंगत भी होते हैं। हाँ, तो जिसका एक हल होता है तो ऐसे युग्म संगत भी होते हैं। ठीक है, संगत है। अब देखिए केस दूसरा क्या कह रहा है। केस दूसरा ये कह रहा है कि यदि a1 अपान
A1/A2, ठीक है, इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, ठीक है। तब क्या होगा, अगर देखिए A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर हैं, लेकिन C1/C2 इनके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। अब जब एक बात बताओ बेटा, कोई रेखाएं इस तरह समांतर जा रही हैं, इस तरह, जब वो कहीं पे भी ग्राफ में मिल ही नहीं रही है, समांतर का मतलब एकदम पैरेलल चली जा रही है, एक दूसरे को काट ही नहीं रही। अब जब कट ही नहीं रहे तो उसके हल भी नहीं निकलेंगे। जब हल ही नहीं होगा तो वो समीकरण संगत युग्म में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक भी हल नहीं होगा, नहीं होंगे, ठीक है। संगत तो बिल्कुल ही नहीं है, संगत भी नहीं है। अब देखिए इस तीसरे में क्या होगा, मान लीजिए A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। तब यहाँ पर रेखाएं जो हैं उनका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। अगर इस तरह की स्थिति आ रही है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, यानी सभी एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? संपाती होंगी, संपाती होंगी। संपाती मतलब जानते हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ के गई हो, ठीक है। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी के निकल जाए तो वो रेखाएं संपाती कहलाती हैं, ठीक है। जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, अब दूसरी भी रेखा इसी के ऊपर चली जा रही है, ये लो, दूसरी भी इसके ऊपर चली जा रही है। तो अब एक बात बताइए, जहां जहां से जिस जिस बिंदु से वो वाली रेखा गई है उस बिंदु से वो भी गई है ना, तो हर एक बिंदु पे वो मिल रही है। इसका मतलब इसके बहुत सारे हल निकलने वाले हैं, अनेक हल होंगे, ठीक है, अनेक हल होंगे, अपरिमित हल। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अब इसके तो बहुत सारे हल हैं, तो इसको तो कोई कह ही नहीं सकता कि संगत नहीं है। तो ये समीकरण जो होंगे वो आपस में कैसे होंगे? संगत होंगे, ठीक है। संगत तब नहीं होंगे जब उसके एक भी हल नहीं निकलेंगे। एक भी हल कब होगा? एक भी हल नहीं निकलेंगे जब वो रेखाएं समांतर होंगी, मिलेंगी नहीं तो एक हल कहां से आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई तो अच्छा, आपके लिए कुछ उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। ये पास दो समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। अब इन समीकरणों को बिना ग्राफ बनाए, ठीक है, हम कैसे पता करेंगे कि इसकी रेखाएं कैसी होंगी, हल कैसे निकलने वाले हैं बच्चे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें चेक करना इस फॉर्म से A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 ऐसे सामने सामने रखेंगे, 5/7, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, इनका पूरा बोरिया बिस्तर लेके हमें चलना है, यानी चिन्ह सहित। तो माइनस माइनस वैसे भी प्लस में हो जाएंगे। अब एक बात बताइए बच्चे, हमने जो ये बराबर का चिन्ह लगाया, क्या ये वास्तव में एक दूसरे से बराबर है? 5/7 इधर 4/6, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, जी नहीं। तो इसका मतलब ये फॉर्म बन रहा है पहला वाला, यानी केस फर्स्ट बन रहा है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। बस कुछ नहीं, हो गया, खत्म। आप बताइएगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसके लिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। कैसी होंगी रेखाएं? प्रतिच्छेदी होंगी। अब जब तुमसे पूछे कि हल कैसे होंगे तो आपको बता देना इसका जो हल होगा वो एक ही हल होगा, या निकाय का ऐसे भी आता है कभी कभी, निकाय का हल आद्वितीय होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर दूसरा भी एक एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, अब इसको भी हम चेक करने वाले हैं।
हम एक काम करते हैं, जैसे ये बोला है A1/A2 B1/B2, ये हम चेक करेंगे इसी को लगा के। 3 ऐसे सामने सामने लिख लेना है, 4/8, और इधर जो माइनस माइनस वैसे भी कट जाएंगे तो आप ऐसे लिख लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2, और 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 1/2, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16। यानी हर जगह 1/2, 1/2 और 1/2 ये आपस में बराबर हैं। अब जब हर जगह कंडीशन बराबर वाली दिखाई जा रही है तो ये कौन सा केस बन रहा है? यहाँ A1/A2 ये इक्वल है, बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के। इसका मतलब रेखाएं जो संपाती होंगी, इसी तरह ये भी, तो इसमें लिख देना नीचे, रेखाएं संपाती होंगी और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया? बिल्कुल। देखो बच्चों, एक बार गौर करिए, इस क्लास में हमने आज क्या क्या आपको समझाया। हमने समझाया कि रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, और उनको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना भी सिखाया। और फिर क्या सिखाया हमने? ये भी सिखाया A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हम समीकरणों को बिना ग्राफीय विधि से हम चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो समीकरण होंगे उनका हल कैसा होगा और उनका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको इतना यहाँ तक समझ में आया है। ठीक है, अगर समझ में आया है बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट भी प्यारा प्यारा करिएगा, और कमेंट जो है आप ये भी बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, आपको मैथ में जो आपको बहुत ही हार्ड लगता हो, समझ में ना आता हो, कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।